नमस्कार साथियों, इनसाइट पर आपका स्वागत है। और मेरा नाम है दिनेश और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टेट क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टेट एक बहुत लेंथी टॉपिक माना जाता है और इसके अंदर ये सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं। कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल, डाइपोल, कंडक्टर जैसे टॉपिक्स होते हैं। और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन मेनली हमने इसको 6 टॉपिक के अंदर डिवाइड किया है। इन 6 टॉपिक के अंदर डिवाइड करने के पीछे के हमारे उद्देश्य को समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। होता क्या है कि ये चैप्टर क्योंकि लेंथी है, स्टूडेंट इसको जब पढ़ता है तो ये सीक्वेंस से पढ़ लेता है, लेकिन जब इसको रिवीजन करने की बात आती है तो वो रिवीजन भी सीक्वेंस से करने लग जाता है, जो कि गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं टॉपिक को हमें भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उन्हीं टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम सबसे पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब पीछे आते हैं, पीछे आते आते हमारा मोटिवेशन लूज़ हो जाता है, हमारा फोकस लूज़ हो जाता है और हम अच्छे से रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं, जहाँ से कि मेनली टॉपिक से के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल से पूछे जाते हैं। जबकि हम पढ़ते रहते क्या हैं, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर, जबकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, गाउस थ्योरम से, पोटेंशियल से, डाइपोल से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ध्यान में रखकर ये टॉपिक को पढ़ना है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद में पोटेंशियल पढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम से आज हम सिर्फ इन्हीं को पढ़ेंगे और 4 क्वेश्चन करेंगे। गाउस थ्योरम के एप्लीकेशन भी आज हम इस लेक्चर में नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ हम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम को समझेंगे, जहां से कि 4 क्वेश्चन, बेसिक से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट में एवरेज इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको रिवीजन करने के लिए एक बढ़िया बैकअप प्लान माइंड में लेकर चलना है कि इसका रिवीजन किस तरीके से करना है। आपको रिवीजन भी पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम को करना है, फिर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का करना है, फिर डाइपोल का, और फिर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे टॉपिक्स का करना है। आपको रिवीजन करने के लिए ये सारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारा टेलीग्राम चैनल इनसाइट 07 पर मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आपको ये सारे पीडीएफ फॉर्म में हैंडआउट मिल जाएंगे और आप इनको वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन के लिए काम में ले सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्लक्स क्या होता है। किसी भी एरिया से किसी क्वांटिटी का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। जैसे किसी गार्डन में बॉयज का फ्लो हो जाना, जैसे बॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका एक फ्लो है। अब वहां पर हम कह सकते हैं कि वो फ्लक्स बॉयज का फ्लक्स है। ऐसा ही होता है कि कोई क्वांटिटी किसी एरिया से जब फ्लो हो रही है तो हम उसको कह देते हैं कि वो उसका फ्लक्स है। जैसे किसी एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, फ्लो हो रही है, तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही जब हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे तो वहां से किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो आपको बेसिक थीम समझ में आनी चाहिए कि फ्लक्स का मीन्स क्या है। ओके, तो फ्लक्स क्या है, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी क्वांटिटी का गुजरना क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। और हम बात जो करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा
तो हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ई डॉट ए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट है। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पर कोस थीटा लगता है। ये बात हुई है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो हम इसको ई डॉट ए से लिखते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए को हम इंटीग्रेट करते हैं और एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करके हम फ्लक्स निकालते हैं। ये एक सरफेस दिया हुआ है जिसमें हमने एरिया वेक्टर ds लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है E, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो है थीटा एंगल। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम एंगल ले रहे हैं वो किन किन के बीच में ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में हम जो एंगल है वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में लेंगे। अब एरिया वेक्टर को लेने के पीछे की जो लड़ाई है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको जो है वो थीटा कुछ और दे देता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको लगाना कौन सा थीटा है, आपको निकालना कौन सा थीटा है और इस फॉर्मूले में कौन सा थीटा पुटअप करना है वो आपको समझ होनी चाहिए। तो आइए फिर एरिया के बारे में समझते हैं कि एरिया कैसे हमें लेना है। एरिया जो हमें लेंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर हमें एरिया लेना है। तो बात करते हैं सरफेस कितने टाइप की हो सकती है। ये जो सरफेस है ये दो टाइप की हो सकती है, ओपन सरफेस हो सकती है और क्लोज सरफेस हो सकती है। क्लोज सरफेस तो वो सरफेस होती है जिसके अंदर कोई वॉल्यूम एनक्लोज होता है। जैसे एक पानी की बोतल लीजिए आप, उसके अंदर एक वॉल्यूम है, इसलिए वो एक क्लोज सरफेस है। और ऐसे ही आप एक कागज का एक स्क्वायर प्लेन वाला एक कागज लीजिए जिसके अंदर आप देखेंगे कोई वॉल्यूम थोड़े ना है, कोई वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो एक ओपन सरफेस है। जो ओपन सरफेस है उसमें जो एरिया वेक्टर लेंगे हम वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लेंगे, क्योंकि उसको हम इनसाइड आउटसाइड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ले सकते हैं, किसी भी तरफ से ले सकते हैं। आप आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू सरफेस आप किसी भी तरफ ले सकते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। और जो क्लोज सरफेस होता है उसमें हम परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड लेते हैं, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड की तरफ लेते हैं। जैसे ये एक क्यूब है, इस क्यूब की ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे हमें जो एरिया वेक्टर लेना होता है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे। अब ये बाहर की तरफ तो ये तो बाहर की तरफ हो गया और ये हो गया अंदर की तरफ। हमें लेना कौन सा है, हमें लेना है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ वाला लेना है, अंदर की तरफ क्रॉस है, गलत है सर, नहीं लेंगे। ओके, और परपेंडिकुलर लेना है, इस जो ये सरफेस है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। ओके, अगर क्लोज सरफेस के बारे में बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। ऐसे ही ओपन सरफेस के बारे में बात करें तो स्क्वायर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ये हो गया सारा एरिया का खेल। आपको ये भी पता है कि एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन एरिया कौन सा लेना है, आपको थीटा कौन सा लेना है, इसी की समझ आप में होनी चाहिए और क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से हिट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी फ्लक्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और इसका डायमेंशन है m1 l3 l-3 t-3 एंड a-1। ये आप देख सकते हैं। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करो कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। जो ओपन सरफेस की बात की थी हमने यहाँ पर, ओपन सरफेस की, ये ओपन सरफेस में स्क्वायर लिया था, रेक्टेंगल लिया था, और इसमें जो एरिया लेते हैं वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लेते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब हम इसमें एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, देखिए आप, ये जो है ये x है, ये y है, ये जो रखा हुआ है स्क्वायर प्लेन,
ये रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। अब जब एरिया लेंगे वो हम आउटवर्ड लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे, अंदर की तरफ नहीं लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे। आप अंदर की तरफ भी ले सकते हैं, बाहर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन आप स्टिक रहिए एक पर। जैसे आपने किसी क्वेश्चन में एरिया वेक्टर स्क्वायर प्लेन पर आपने बाहर की तरफ ले लिया, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप उसे बाहर की तरफ ही मानकर चलेंगे। आप ये नहीं है कि यहाँ पर आपने बाहर की तरफ मान लिया, दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें यही पूछा गया अंदर मान लिया। इससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन से में लेना है। इसलिए आपको स्टिक करना है कि बाहर की तरफ ही लेना है। ओके, इसमें जो हम एरिया वेक्टर लेंगे वो बाहर की तरफ लेंगे और वो के डायरेक्शन में लेंगे, मतलब जेड डायरेक्शन में बाहर की तरफ लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। ओके, और जो ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ई ए कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, AIPMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको वो समझ बैठेगी कि एरिया के बारे में हमने जो इतनी सारी बातें की हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल मीटर का एक जो क्यूब, एक एल मीटर का एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। और आप जानते हैं स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, ओपन सरफेस है। और ओपन सरफेस में एरिया जो लेते हैं वो लेते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। जैसे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो थीटा हमने कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, कन्फ्यूजन करने के लिए ये थीटा दिया हुआ है, जबकि ये थीटा हमें लेना नहीं होता है। यहाँ पर देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक प्लेन में है। ओके, जो एरिया लेंगे वो एरिया लेंगे हम इसके आउटवर्ड बाहर की तरफ लेंगे। जैसे बाहर की तरफ लेंगे, मान लेते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में है सब कुछ, एक्स प्लेन में है सब कुछ, लेकिन जब एरिया लेंगे वो एरिया लेंगे हम जेड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ एरिया लेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर होंगे दोनों। इसीलिए ई फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। कोस थीटा में जब थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीरो। आपको समझ में आया कि ये कैसे, एक कुछ सेकंड का क्वेश्चन है ये। इसे अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्ड किया है तो आप यकीन मानो आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी लेंगे और 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर देंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उन फंडामेंट, उन बेसिक के ऊपर काम कीजिए। एक बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़ी बड़ी बुक्स को लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या अप्रोच रह रही है एग्जामिनर की, वो देखिए आप, और वैसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको ऐसे टैकल करना है, और जल्दी से जल्दी आपको टाइम बचाने का भी रहेगा। क्योंकि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं तो आपके माइंड में होता है कि हर एक क्वेश्चन 1 मिनट तो लेगा ही लेगा, और जब ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका माइंड उसी हिसाब से रीड करता है कि 1 मिनट लेगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर भी हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो देखिए, उनको एग्जामिन कीजिए, और देखिए कि किन टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको फॉर्मूले और बेसिक अच्छे तरीके से आते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से हिट करेंगे। और देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम जो है ये कूलॉम लॉ से ड्राइव की हुई है। गॉस थ्योरम को कूलॉम लॉ से ड्राइव किया जाता है। और गॉस क्या कहते हैं कि मैंने एक इमेजिनरी सरफेस मानी है जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा, जो चार्ज होगा वो चार्ज और उसके डिवाइड में एप्सिलॉन नोट होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा फ्लक्स। उस सरफेस में जितनी फ्लक्स है वो ये बताएगी। बेसिकली अपने को यहाँ से गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू एनक्लोज की यहाँ पर जो लड़ाई है वो है क्यू एनक्लोज की। आपको सिर्फ और सिर्फ
वही चार्ज इंक्लूड करना है फ्लक्स निकालने के लिए जो कि गाउसियन सरफेस के अंदर है। दोबारा से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा और माइंड में बैठा कर रखिए कि आपको जो चार्ज लेना है वो कौन सा चार्ज लेना है, वही वाला चार्ज लेना है जो कि गाउसियन सरफेस के अंदर है। आपको बाहर भी चार्ज दिए जाएंगे गाउसियन सरफेस के, लेकिन वो उन बाहर वाले चार्ज को आपको इंक्लूड नहीं करना है फ्लक्स निकालने के लिए। क्यू एनक्लोज ही लेना है। ओके, जैसे ये गाउसियन सरफेस आपको दी हुई है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर Q1 है, Q3 है, Q2 है, Q5 है, Q4 है। जब आप Q लेंगे फ्लक्स निकालने के लिए, आप जब Q लेंगे तो वो लेंगे Q1, Q2, Q3, इन चार्ज को लेंगे और इन चार्ज को आप जब ऐड करेंगे Q टोटल निकालेंगे। Q टोटल ऐसे निकालेंगे, आप जब Q टोटल निकालेंगे तो आप विथ साइन रखेंगे Q1 माइनस, क्योंकि Q2 नेगेटिव साइन के साथ है, Q2 जो चार्ज है वो माइनस है, Q2 प्लस Q3, ऐसे आपको रखना है। ओके, चार्ज रखना बता दिया है कि चार्ज कैसे रखा जाएगा, और आपको सिर्फ अंदर का ही चार्ज लेना है। जो बाहर का चार्ज है ये चार्ज नहीं लेना है, Q4 नहीं लेना है, Q5 नहीं लेना है। आउटसाइड चार्ज जो है वो फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और ऐसे ही आउटसाइड जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, आइए फिर आगे बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट के ऊपर। नोट पॉइंट क्या कहता है कि गाउसियन सरफेस जो है वो शेप एंड साइज पर कोई डिपेंड नहीं करता है। शेप एंड साइज कैसी है गाउसियन सरफेस की, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। कोई मतलब नहीं है कि आपकी शेप क्या है, आपकी नहीं, गाउसियन सरफेस की शेप क्या है, साइज क्या है। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाएगा कि पहले साइज इतनी थी गाउसियन सरफेस की, बाद में उसकी रेडियस बढ़ाकर इतनी कर दी गई, अब बताइए कि जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो आपको ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि गाउसियन सरफेस जो है वो शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है, और इसी के साथ साथ कि आपके चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर कहाँ पर हैं इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। ये पहला नोट पॉइंट है। जो सेकंड नोट पॉइंट है वो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल चार्ज के कारण है। बाहर वाला चार्ज भी है, अंदर वाला चार्ज है, उन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ गाउसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज ही लेना है। ये दूसरा नोट पॉइंट है। जो तीसरा नोट पॉइंट है वो है गाउस थ्योरम, जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसा कि मैंने गाउस थ्योरम के शुरू में ही बोला था कि गाउस थ्योरम कूलॉम लॉ से ड्राइव की जाती है, और कूलॉम का नियम क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है स्क्वायर लॉ। क्योंकि गाउसियन सरफेस कूलॉम लॉ से ही ड्राइव होती है, तो ये भी गाउसियन सरफेस वहीं पर एप्लीकेबल होती है जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं वो करवा रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। अरे वहां पर हम क्यों टाइम वेस्ट करें जहां पर पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। वहां हम अपना टाइम दे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये वो वाला पॉइंट है जो जेईई मेंस में पूछा गया था। ओके, तो आगे है, क्वेश्चन लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये गाउस थ्योरम के ऊपर बेस है, और AIPMT 2011 में आया हुआ है। क्या कहता है कि क्यू चार्ज है एक गाउसियन सरफेस के अंदर, और फिर उसकी रेडियस को बढ़ा दी गई है। आप जानते हैं अभी हमने ये नोट पॉइंट में बात की थी कि गाउसियन सरफेस जो है शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि रेडियस बढ़ा दी गई। अरे रेडियस बढ़ा दी गई तो क्या मतलब है, गाउसियन सरफेस तो डिपेंड ही नहीं करती ना। गाउसियन सरफेस अगर डिपेंड नहीं करती है तो क्या मतलब है कि रेडियस बढ़ा दिया गया घटा दिया गया। गाउसियन सरफेस से को शेप एंड साइज से मतलब नहीं है, इसीलिए इसीलिए फ्लक्स को भी कोई मतलब नहीं है कि गाउसियन सरफेस बढ़ाई गई घटाई गई है क्या की गई है, इसीलिए जो फ्लक्स है वो भी सेम रहेगा। जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऐसे बहुत ही शानदार बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपको इसीलिए बेसिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन नीट यूजी 2019 में आया हुआ है ओडिशा में, कि एक स्पेयर दिया हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखी हुई है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखी हुई है जिसको चार्ज भी दिया हुआ है कि उसके एक चार्ज की वैल्यू इतनी है, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। जैसे एक ये गाउसियन सरफेस मान लेते हैं, इस गाउसियन सरफेस में दो चार्ज दिए हैं Q1 एंड -Q2। आप जानते हैं डाइपोल में जो चार्ज होते हैं वो सेम क्वांटिटी के होते हैं और अपोजिट साइन के होते हैं। अगर एक चार्ज की वैल्यू इतनी है तो दूसरे चार्ज की वैल्यू भी इतनी है, सेम है दोनों, Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों सेम है। मतलब गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, दोनों अपोजिट हैं और सेम क्वांटिटी के हैं, दोनों में सेम वैल्यू है। इसीलिए गाउसियन सरफेस के अंदर जो Q टोटल हो गया, Q टोटल है वो 0 हो गया। Q टोटल 0 हो गया तो फ्लक्स हमने देखा था कि फ्लक्स क्या है, Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर Q एनक्लोज जो है वो 0 हो गया, Q एनक्लोज 0 हो गया। Q एनक्लोज 0 होने से जो फ्लक्स है वो भी 0 हो गई, और जो ऑप्शन है सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आज का सेक्शन को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप ये वाला सेशन आपको शानदार लगा होगा और आपको यहाँ से कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। ये बातें हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना है, ऐसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। ओके, और बेसिक से समझना है। आप ये सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम insight07 से प्राप्त कर सकते हैं और आप इनको रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।